ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और अरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 38। वो खैरियत से है ना? मेरा मतलब आपने उससे मारपीट तो नहीं की ना? मैंने पूछा। मैंने तो नहीं की, लेकिन मेरे गार्ड को इस रात वाले वाक़े पर गुस्सा था। उन्होंने मेरे पहुंचने से पहले ही 2-4 हाथ लगा दिए थे उसे। बहरहाल परेशानी की बात नहीं, अब वो खैरियत से है। ये बात तो हरगिज़ मानने वाली नहीं है कि गार्ड ने मैडम की मर्ज़ी के बगैर ही इमरान से मारपीट की होगी। वो यकीनन तजहाल आरफाना से काम ले रही थी। मेरे तस्वर में इमरान का ज़ख्मी चेहरा और उसका फटा हुआ लिबास घूमने लगा। मैंने बड़ी बेचैनी से सोचा कि वो कहाँ और किस हाल में होगा। मैं ये भी जानता था कि वो आसानी से बेबस होने वाला नहीं है। यकीनन इस पर प्लानिंग से हाथ डाला गया होगा। अब मेरे ज़हन में ये सवाल कुलबुला रहा था कि सलीम के बारे में नादिया को शक क्यों कर हुआ। ये सलीम ही था जिसकी वजह से हम फंस गए थे। मैंने मुहतात लफ्ज़ों में इस बारे में पूछा तो वो बोली, लगता है तुम अपने ज़हन को पूरा क्लियर करने पर तुले हुए हो। चलो भाई, कर लो क्लियर। उसने एक बार फिर टीवी स्क्रीन को रोशन किया और VTR में कुछ ढूंढने लगी। जल्दी मतलूबा फुटेज उसे मिल गई। ये भी उसी रात की फुटेज थी जिसमें हम पहली बार लाल कोठी में आए थे। पोशीदा कैमरा एक खाली राहदारी को दिखा रहा था। ताम गौर से देखने पर अंदाज़ा होता था कि राहदारी बिल्कुल खाली नहीं है। राहदारी के नीम रोशन फर्श पर 3 साए नज़र आ रहे थे। इनमें एक साया वाज़ेह तौर पर सलीम का था, दूसरा शायद इमरान का। नादिया ने फुटेज को एक जगह स्टिल कर दिया और बोली, गौर करो ये क्या है। मैं खामोश रहा तो वजाहत करते हुए बोली, इनमें से दरमियान वाला तो सलीम लंगड़ा है। दाएं तरफ तुम्हारा हीरो भाई है और बाएं तरफ शायद तुम हो। तुम तीनों राहदारी से बाहर खड़े हो, मगर तुम्हारी परछाइयाँ राहदारी के फर्श पर पड़ रही हैं। आप क्या बताना चाह रही हैं? मैं सलीम की बैड लक बताना चाह रही हूँ। वो बड़ा शायर है। उसे मालूम है कि कोठी में VTR कैमरे किस किस जगह को फोकस करते हैं और कौन कौन सी जगह इनकी पहुंच से दूर है। इसलिए जब उसने तुम दोनों से राजदारी के साथ बात की और तुम्हें कोठी से निकल भागने का मशवरा दिया तो ऐसी जगह खड़ा था जहां कैमरा तुम तीनों को देख नहीं सकता था और ना ही माइक्रोफोन की कोई आवाज़ कैच कर सकता था। लेकिन इसकी बदकिस्मती कि तुम तीनों के साए राहदारी में पड़ रहे थे और राहदारी को कैमरे की आंख देख रही थी। इस सायों वाली फुटेज पर मेरी नज़र बस 2-3 दिन पहले ही पड़ी है। इसके बाद मेरी हदायत पर गार्ड मुख्तियार ने सलीम पर गहरी नज़र रखी हुई थी। यही वजह है वो जब तुम्हें हीरो की शामत की इतला देने रावी रोड पर पहुंचा तो तुम दोनों ही नज़र आ गए। बात ख़त्म करके नादिया ने शीरी के चंद और घूंट भरे और उसका चेहरा शराब की आदत से तमतमाने लगा। उसकी रातों सकनात में अजीब सी तपश थी, जिस्म कारी संगड़ाई लेता हुआ महसूस होता था। कहने लगी, तुम बहुत सवाल कर चुके हो, अब मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। जी कहें। हीरो इमरान साहब को लड़कियां पसंद है? मैडम नादिया ने अचानक सवाल किया। मैं पहले तो गड़बड़ाया, फिर संभल कर बोला, मैंने आपको बताया है ना, मुझे इसके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। सर्कस में काम करने वाले 1-2 लड़कियों के साथ उसका हंसी मजाक ज़रूर है। कोई पक्की गर्लफ्रेंड मेरे इल्म में नहीं। ड्रिंक वगैरह करता है, 1-2 बार बियर पीते देखा है। कोई खुफिया शादी वगैरह? मैंने एक बार फिर लाइल्मी से सर हिलाया। दरअसल इमरान अपने बारे में अपने दोस्तों को बहुत कम बताता है। इस मामले में वो ज़रा मुख्तलिफ टाइप का है। नहीं रहेगा मुख्तलिफ टाइप का। मैडम ने हल्की सी गड़ाई ली। सरकश घोड़ा है, बस ज़रा इसकी समझ आ गई तो एकदम शांत हो जाएगा। इशारों पर चलेगा और सरपट भागेगा। इसकी बदामी आंखों में एक बार फिर नशा तैरने लगा। चादला में खामोश रही, जैसे वो तसव्वुर में उसे अपने इशारों पर चलता देख रही हो। इसके चेहरे पर अजीब सी राहत झलकने लगी। फिर वो बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, ये मत समझना कि अभी वो मेरे बस में नहीं है।
मैं चाहूँ तो वो अब भी सर पर पट भाग सकता है। जैसे भैंसों का दूध धोने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इस तरह अड़ियल घोड़ों को सरपट चलाने के लिए भी ज़बरदस्त इंजेक्शन होते हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। कम अज़ कम तुम्हारे हीरो इमरान के हवाले से मुझे ये बनावट बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। नॉट एट ऑल। मैं चाहूँगी वो पूरे होशो हवास के साथ अपनी शिकस्त तस्लीम करे और उसे महसूस भी करे। शायद सलीम ने ठीक ही कहा था। मैडम नादिया एक एबनॉर्मल लड़की थी। फिल वक्त उसकी तमाम तवज्जो का मरकज़ इमरान बना हुआ था। वो उसे तस्खीर करने के चक्कर में थी। शायद हमारे यहाँ पहुँचने से पहले वो इस सिलसिले में थोड़ी बहुत कोशिश भी कर चुकी थी। पता नहीं क्यों नादिया का रवैया देखकर मुझे एक तरह की तसल्ली भी हुई। इससे पहले मुझे इकबाल को अंदेशा था कि इमरान के पकड़े जाने के पीछे जेल में मजीद मिट्ठू की हलाकत का वाक़या है और नुआरदात वाला मामला भी इस सारी सूरत हाल को गंभीर बना रहा है। मगर मैडम नादिया से बात करके पता चला कि सूरत हाल इतनी नाजुक नहीं जितनी हम समझ रहे हैं। मैडम नादिया ने सिर्फ इस रात वाले वाक़े का अना का मसला बनाया हुआ था। वो इमरान को शिकार करना चाह रही थी और अगर इस सारे मामले में उसे किसी पर हकीकी गुस्सा था तो वो सलीम पर था। वो उसे गद्दारी का मर्तकब समझ रही थी। उसके नज़दीक सलीम का कसूर नाकाबिले माफ़ी था। उसकी वजह से ना सिर्फ पहली बार हम तीनों लाल कोठी से बचकर निकल गए थे, बल्कि दूसरी बार भी उसने मुझे और इकबाल को भगाने की कोशिश की थी। मुझे मेरे सरकश घोड़े के बारे में कोई टिप दो। वो सिगरेट सुलगाव कर इस पर काठी डालने के लिए क्या तरीका अख्तियार किया जाए। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि तुम घोड़ों के साई नहीं हो, लेकिन तुम घोड़े तो हो। एक घोड़ा अपने साथी घोड़े के बारे में बहुत कुछ जानता है। मैंने गहरी सांस ली। शुरू में मैं काफ़ी खौफजदा था, मगर अब नादिया का रवैया, उसका नफ्सुल जानने के बाद मैं खुद को काफ़ी ईजी महसूस कर रहा था। मैंने कहा, मैडम मैं कोई नफ्सियात दान तो नहीं हूँ, ना ही मुझे ये दावा है कि मैं इमरान को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन एक बात आपको बता सकता हूँ, वो अपने दोस्तों के बारे में बहुत टची है। क्या कहना चाहते हो? मैंने अंदाज़ा लगाया कि सलीम के बारे में आपका रवैया बड़ा सख्त है। कुछ देर पहले उसके साथ काफ़ी मारपीट हो चुकी है और लगता है आप उसे कोई कड़ी सज़ा देने वाली हैं। और मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा करके गलत करेंगी। अपने नुक्ता नज़र से आप सही हैं, लेकिन अगर आप उसे माफ़ कर सके तो इसका इमरान पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारा मतलब है कि इमरान को राय रास्त पर लाने के लिए सलीम को इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, तो फिर क्यों ना इसको ज़रा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। नादिया का लहजा बदल गया। मैंने चौंक कर उसे देखा। वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोली, हो सकता है सलीम को माफ़ी देने का तुम्हारे हीरो साहब पर वो असर ना हो जो उसे सज़ा देने का हो। सलीम को सख्त सज़ा से बचाने के लिए भी तो वो अपनी सरकशी ख़त्म कर सकता है। और फिर उसने अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा। तुम भी उसके दोस्त ही हो। आजकल इमरान के दिल में तुम्हारे लिए ख़ुसूसी हमदर्दी जागी हुई है। पहली बार मुझे अंदाज़ा हुआ कि इतनी सीधी सादी और आसान नहीं जितनी नज़र आ रही थी। उसके लहजे में मेरे लिए एक ख़तरनाक धमकी पोशीदा थी। वो मेरे बदले हुए तासरात देख कर जल्दी से बोली, नो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक पत्थर से दो परिंदे शिकार करना। मैं भी यही करूँगी। अगर मैंने इस्तेमाल करना हुआ तो सलीम लंगड़े को ही करूँगी। इसको सज़ा भी मिलेगी और हो सकता है कि उसकी सज़ा से तुम्हारे हीरो साहब की दुलतियाँ भी ख़त्म हो जाएं। मैं अंदर ही अंदर बुरी तरह सटपटाया और पछताया कि मैंने ऐसी बात क्यों कही। इसने फ़ौरन ये बात पकड़ ली। इमरान अपने दोस्तों के बारे में बड़ा टची है। इमरान की मुसीबत के ख्याल ने मुझे अदमवा सा कर दिया था। बंदा जिसको नाकाबिले शिकस्त समझता है और जिसकी सलाहियतों पर बहुत ज़्यादा इत्मीनान होता है, वो अचानक किसी वजह से बेदस्तो पा नज़र आए तो दिल को शदीद ठेस लगती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि इमरान यहाँ मैडम नादिया की गिरफ्त में आ चुका है और उसे बेबस करके मारा पीटा गया है। इमरान को परेशानी और बेबसी की हालत में देखने का तस्वर ही मुझे हलकान कर रहा था। मैंने डरते डरते नादिया से पूछा, क्या मैं इमरान को देख सकता हूँ? क्यों नहीं, अभी लो।
उसने बेड पर लेटे हुए बड़े साइज के रिमोट कंट्रोल पर 2-3 बटन प्रेस किए। एकदम स्क्रीन पर इमरान मेरे सामने आ गया। उसके साथ ही मेरा दिल उछल कर रह गया। वो एक कलीन पर बैठा हुआ था। उसने दीवार से टेक लगा रखी थी। ये उसी लाल कोठी का कोई कमरा नजर आता था। इमरान के चेहरे पर गहरे नील थे, दोनों आंखें वरमज़दा थी। उसके एक हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी और एक ऐसी खिड़की के पास बैठा था जिस पर आधी ग्रिल लगी हुई थी। ग्रिल के पास एक मोटी मुलाजमा खड़ी थी। इस मुलाजमा को हम पिछली बार भी देख चुके थे। यही थी जिसने रूटीन में कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था और इमरान ने मुझे बाहर से बुलवाकर दरवाज़ा खुलवाया था। उसका नाम आसिया था। मैंने देखा इमरान के चेहरे पर तकलीफ़ का साया है और वो बेचारगी के अंदाज में मुलाजमा आसिया से कुछ कह रहा है। शायद वो इससे किस तरह की मदद तलब कर रहा है। इमरान को इस हालत में देखने का मुझे बहुत दुख हुआ। मैडम नादिया ने कहा, आवाज़ भी सुनना चाहते हो इमरान साहब की? फिर मेरा जवाब देने से पहले ही उसने साइड टेबल के पास से कोई बटन प्रेस किया और स्क्रीन के साथ आवाज़ भी बढ़ने लगी। आवाज़ साफ नहीं थी लेकिन सुनी जा सकती थी। इमरान कह रहा था, मैं सच कह रहा हूँ आसिया जी, औरत की खूबसूरती मोटे या पतले होने में नहीं होती, उसके चेहरे में होती है। तुम्हारा चेहरा 101% मेरी मंगेतर रोजीना से मिलता है। अगर आज रोजीना जिंदा होती तो वो बहू तुम्हारी तरह होती। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें देखकर मेरे सारे जख्म हरे हो गए हैं, हरे भी और लाल सुर्ख भी। लगता है तुम्हें बकवास करने की आदत है। करीब खड़े गार्ड ने झिड़क कर कहा, आदत नहीं है यार, मैं तो इतना खामोश तबाह हूँ कि कभी बोलूँ तो यार दोस्त समझते हैं शायद आज कोई त्यौहार है। ये तो आपकी बहन को देखकर बोलना पड़ रहा है। यकीन करो, मैं तुम्हें अपनी रोजीना की तस्वीर दिखाऊं तो तुम भी हक्का बक्का रह जाओगे और आसिया जी तो समझेगी कि आईना देख रही है। गार्ड दांत पीस कर बोला, मैं एक बार मैडम से इजाज़त ले लूँ, फिर तुम्हारी बोलती ऐसे बंद करूँगा कि क़यामत तक आवाज़ नहीं निकलेगी। तो अब और क़यामत क्या होगी? मेरे लिए तो क़यामत आ चुकी है मेरे ब्रदर। इसने यकसर फिदा हो जाने वाली नज़रों से मुलाजमा आसिया को देखा। आसिया के हाथ में सफ़ेद रुई थी और शायद कोई दुआ थी। वो गालबन इमरान के चेहरे के जख्म साफ करने के लिए आई थी। झंझलाकर बोली, तुम्हें दुआ लगवानी है या नहीं? तुम अपने हाथ से लगाओगी तो कौन काफिर इनकार करेगा। लेकिन मुलाजमा ने सटपटाकर प्लास्टिक की बोतल और रुई वगैरह ऐनी ग्रिल के रास्ते कमरे में फेंकी और अपने भारी जिस्म को लकोरे देती चली गई। मैडम नादिया ने रिमोट के जरिए स्क्रीन तारीख कर दी और मुस्कुराते हुए बोली, ये तुम्हारा हीरो दिलचस्प शय है, इतनी मार खाकर भी शर्मिंदा नहीं है। मैं बस सर हिलाकर रह गया। दिली तौर पर मुझे मुसर्रत हुई थी कि बेशक इमरान को मारा पीटा गया था, लेकिन ये मारपीट उसके चेहरे से उसकी जादुई मुस्कुराहट छीनने में कतई नाकाम रही थी। लेकिन पड़ी हुई ये बात याद आने लगी कि जो इंसान अपना हौसला नहीं हारता वो कुछ भी नहीं हारता। पता नहीं क्यों इमरान को इचाज पिशाच देखने के बाद मैं खुद को वैसा ही महसूस करने लगा। इस दौरान में फ़ोन की घंटी बजने लगी। नादिया फ़ोन सुनने के लिए साइड रूम में चली गई। मैं वहीं बैठा रहा। सामने शीशे की नहायत नफीस तपाई और अंग्रेज़ी अखबार रखा था। यह आज का ही था। मैं इसकी वर्दगर्दानी करने लगा। अंदरूनी सफ़े पर एक खबर मेरे लिए काबिल तवज्जो थी। यह 3 दिन पहले जेल में पेश आने वाले वाक़े से मुतल्लक थी। 2 कालमी खबर की सुर्खी थी, रोड एक्सीडेंट में मजीद मिट्टू की हलाकत इत्तफाकिया नहीं थी। जेलों में दर्ज था, पुलिस तफ्तीश में मजीद मिट्टू की हलाकत के बारे में कुछ नए हक़ाइक़ सामने आए हैं। अंदाज़ा होता है कि खाई में गिरने से पहले मजीद की कार किसी और गाड़ी से टकराई थी। जाए हादसा से कुछ फासले पर सड़क के ऊपर भी तबाह होने वाली गाड़ी के शीशे मिले हैं, टायरों के निशान भी हैं। तफ्तीशी पुलिस अफसर के मुताबिक दोनों तरह के इम्कान मौजूद हैं। ये इत्तफाकिया हादसा भी हो सकता है और किसी अदावत का शाखसाना भी। इस दौरान में मैडम नादिया अपनी अरियां टांगों को बड़े स्टाइल से हरकत देती हुई वापस आ गई। शायद फ़ोन पर किसी से कोई तलख बात हुई थी।
वो कुछ बर्फ नजर आ रही थी। थोड़ी देर तक वो बिस्तर पर नीम दराज होकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती रही। इस कोशिश में उसने शेरी का एक और गिलास पिया। इसके अलावा इम्पोर्टेड सिगरेट के चंद गहरे कैशली पी लिए। तब वो मुझे देखते हुए बोली, मिलना चाहोगे इमरान से? अगर आप पसंद करें तो। मैंने कहा, आओ मेरे साथ। वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मैं उसके साथ उसके पीछे चल दिया। मैं जानता था कि इस इमारत में हर जगह कैमरे मौजूद है और डिक्टाफोन भी लगे हुए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जा सकता था कि नादीदा कान हमें सुन रहे हैं, नादीदा आंखें देख रही हैं। इस इमारत में जगह जगह पेंटिंग्स और नवारदात की सजावट नज़र आ रही थी। राहदारियों में कीमती कालीन थे। ये सारी जगह सेंट्रली एयर कंडीशन थी। जल्दी हम एक मुस्ततील कमरे में पहुंच गए। सामने ही वो दीवार गिर आहनी ग्रिल थी जिसमें दूसरी तरफ इमरान मौजूद था। ग्रिल के साथ जाली नहीं थी, इसलिए छोटी छोटी एशिया ग्रिल में से कमरे में पहुंचाई जा सकती थी। इमरान गालबन सयाल आयोडीन के जरिए अपने चेहरे को जख्म को साफ कर रहा था। इसके लिए वो अपना बायां हाथ इस्तेमाल कर रहा था। दायां हाथ पट्टी में जकड़ा हुआ था।